आप सभी का संगीताज एकेडमी में स्वागत है और आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे 10 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो कि सीटेड साइंस पेपर 2 में पूछे गए हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आउट ऑफ 10 आपका क्या स्कोर बन रहा है, और अगर आपको थोड़ी बहुत आवाज़ या नॉइस सुनाई दे रही है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर के सामने एक मेला लगा है तो उसी की नॉइस हो सकती है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा इस सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू। सो जो सही स्टेटमेंट है उनको हमें चुनना है। ए कह रहा है चार्ज बिकम्स यूज्ड अप एज इट फ्लोज थ्रू अ सर्किट। तो कह रहे हैं कि जो चार्ज होती है वो यूज्ड अप हो जाती है, उसका इस्तेमाल हो जाता है जैसे ही वो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से फ्लो करती है, तो ये बात गलत है। चार्ज फ्लोज थ्रू सर्किट एट वेरी हाई स्पीड। तो ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो चार्ज होती है वो इलेक्ट्रिक सर्किट से बहुत ही ज़्यादा स्पीड में फ्लो करती है। A light bulb transforms the electrical energy of moving charge into other forms of energy। ये बात सही है, क्योंकि लाइट बल्ब में जो फिलामेंट होता है वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट के पास करने से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि लाइट भी बनती है। सो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी बनती है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, जो कि है हीट एंड light. Okay, the charge carriers in wires are simply the electrons possessed by the atoms that make up the wire। तो क्या है कि जो एटम्स वायर को बनाती है उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि जो चार्ज होता है वायर का वो कौन कैरी कर रहा होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन्स। तो हम जानते हैं ना कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो ये जो चार्ज कैरियर्स इन वायर्स है वो कौन है, यही इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि उन एटम्स में पाए जाते हैं जिनसे ये वायर बनी है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो दो स्टेटमेंट यहाँ पर सही है वो कौन सी स्टेटमेंट है, वो है सी और डी। तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। हिंदी वालों के लिए भी प्रश्न यहाँ पर हिंदी में दिया गया है, आप देख लीजिएगा कि आपका भी आंसर ऑप्शन 3 बना है कि नहीं बना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है टू मिरर्स ए एंड बी आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। सो जो दो मिरर्स ए और बी है इन्होंने 90 डिग्री बना के रखी है अपने बीच में। इफ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स मिरर ए एट 20 डिग्री टू द नॉर्मल। तो कोई भी रे ऑफ लाइट जो है वो मिरर ए पे 20 डिग्री टू द नॉर्मल ऐसे करके स्ट्राइक कर रही है, देन स्ट्राइक्स मिरर बी, और फिर वो मिरर बी को स्ट्राइक कर रही है। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द रे इमर्जिंग फ्रॉम मिरर बी। सो मिरर बी से जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना एंगल बना रही है उसको हमें लिखना है। तो इसके लिए हमको इसको प्रॉपरली ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम ए वाले मिरर को रेड कलर से ड्रॉ करते हैं। ये है मिरर ए, और दूसरे मिरर को हम ब्लू कलर से ड्रॉ करते हैं। ये है मिरर बी। ठीक है, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, वो है 90 डिग्री, जिसको हम ऐसे लिखते हैं 90। ओके, अब क्या हो रहा है, तो जो 90 डिग्री है ना, मैं इसको मिटा दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमको जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, उसको हमको ड्रॉ करना है। तो जो रे है मैं उसको अलग कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, तो बैंगनी कलर मैंने लिया है। तो सपोज यहाँ कहीं पे वो नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मिरर। ठीक है, नॉर्मल है। तो क्या कहा गया है कि जो रे ऑफ लाइट है जो कि मिरर ए को स्ट्राइक कर रही है वो नॉर्मल से कितना डिग्री बना रही है, 20 बना रही है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का होना चाहिए इंसिडेंट रे। ठीक है, एग्जैक्टली तो होगा नहीं, तो ये है 20 डिग्रीज। ओके, अब ये जो 20 डिग्रीज इंसिडेंट रे है तो ठीक उतने ही डिग्रीज की नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे भी बनेगी। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ, ये सीधी लाइन होनी चाहिए, तो मैं हाथों से ड्रॉ कर रही हूँ तो उतना सीधा नहीं बना। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी नॉर्मल के साथ कितना बनाएगी, वो बनाएगी 20 डिग्री। ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इंसिडेंट रे ऐसे आई, यहाँ से टकरा कर ऐसे आगे बढ़ गई। अब देखिए ये जो प्लेन मिरर का सरफेस है वो क्या है,
जो ऐसा सरफेस होता है ये कितना डिग्री बनाता है, 180 डिग्री बनाता है, ठीक है। 180 डिग्री में यहाँ पर 20 डिग्री 40 हो गया, तो ये जो नॉर्मल है इसका मेजरमेंट कितना है, 90 है। सो 90 में से 20 चले गए तो ये वाला जो एंगल है ये यहाँ पर हो गया 70 डिग्री। वैसे ही यहाँ पे ये वाला एंगल हो गया 70 डिग्री, ठीक है। और क्वेश्चन में हमको क्या बताया हुआ है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री पे दोनों जो मिरर्स है वो अलाइन किए हुए हैं, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब अगर आप इस पिक्चर को देखें तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी, जिसको मैं इस कलर से दिखाने की कोशिश करूँगी, यहाँ से इस वाले पार्ट से। तो इसको हम लेते हैं P, यहाँ पे लेते हैं Q और इस जगह पे हम लेते हैं R। तो PQR एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल PQR बन रहा है। तो जो ट्राइंगल PQR है उसमें जो एंगल P है उसका मेजरमेंट कितना है, 70 डिग्री। जो एंगल Q है उसका जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री है। तो एंगल R निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। मतलब किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनको ऐड करने से 180 होना चाहिए। तो एंगल R हमको यहाँ पर ढूंढ के निकाला है, तो एंगल R कितना होगा, 180 डिग्री माइनस ये P, एंगल P प्लस एंगल Q, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो कितना हो रहा है, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना होता है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 160 डिग्री हो रहा है। तो 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री कितना हो गया, 20 डिग्री। तो ये वाली एंगल हमको कितनी मिली, ये वाली एंगल हमको मिली 20 डिग्री। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे था जो मिरर ए से आ रहा है, तो इसने ऐसा एंगल बनाया, ये नॉर्मल है, ठीक है, इस मिरर का। तो इसने क्या बनाया, मिरर के सरफेस के साथ इसका एंगल बना 20 डिग्री, बट नॉर्मल के साथ फिर उसका एंगल कितना बनेगा, तो हम जानते हैं कि नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ मिरर कितना होता है, 90 डिग्री, उसमें 20 डिग्री तो चले गए, बच जाता है 70 डिग्री। तो अगर ये 70 डिग्री पे इंसिडेंट रे इधर आ रही है तो रिफ्लेक्शन भी फिर कितना होगा, 70 डिग्री पे ही होगा। तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द रे इमर्जिंग फ्रॉम द मिरर बी। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे हो गया बी का, ये 70 डिग्री पे ये आया था, ये था ए का, ये था रिफ्लेक्टेड रे ए से आया जो कि अभी इक्वल टू इंसिडेंट रे फॉर मिरर बी हो गया। तो यहाँ पर जो डिग्री होगा उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 70 डिग्री। आशा करती हूँ कि मैं प्रॉपरली आपको समझा पाई। अगर आपको ठीक से समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने जितना इजीली इसको समझाना था समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हुई होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो हिंदी वालों के लिए ये रहा प्रश्न, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है, विच मटेरियल वुड यू चूज टू रैप अ बॉक्स ऑफ आइसक्रीम टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मेल्टिंग इन समर्स। तो कह रहे हैं कि आप जो आइसक्रीम का बॉक्स है उसको किससे रैप करेंगे, किससे लपेटेंगे ताकि जो गर्मियों के मौसम में आइसक्रीम का पिघलना आप रोक सकें। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि यहाँ पर हम किसी कंडक्टर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आइसक्रीम क्या है, आइसक्रीम है ठंडी और बाहर की सराउंडिंग क्या है, वो है हॉट। सो हीट का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा, हॉट टू कोल्ड हीट ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे अगर कोई कंडक्टर रहा तो वो तो हीट को ट्रांसफर कर देगा, तो वैसा तो चीज़ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम क्योंकि मेटल है एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो इसका तो इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पर किसी इंसुलेटर का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हमको जो इंसुलेटर बेस्ट रहेगा वो कौन रहेगा, वो रहेगा ब्लैंकेट, क्योंकि जो ब्लैंकेट होते हैं उनमें ऐसे रेशे होते हैं, ठीक है, फाइबर्स होते हैं, और इन रेशों के बीच में कौन ट्रैप्ड रहता है, हवा, एयर ट्रैप्ड रहती है। और जो स्टिल एयर है, स्टिल एयर मतलब जो हवा बह नहीं रही है, ठीक है, तो
वो बहुत ही अच्छी इंसुलेशन का काम करती है। तो क्या होगा कि बाहर की हीट को वो यहाँ आइसक्रीम तक पहुँचने नहीं देगी। तो बाहर की हीट आइसक्रीम तक पहुँचेगी नहीं तो आइसक्रीम पिघलेगी नहीं। तो उस हिसाब से यहाँ पर बेस्ट रहेगा कंबल का अगर हम इस्तेमाल करेंगे, ना ही एल्यूमिनियम फॉयल, ना ही नाइलॉन क्लॉथ, ना ही प्लास्टिक। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है व्हेन वी प्लेस आइस ऑन वाटर इट फ्लोट्स। सो आइस जो है वो सॉलिड स्टेट है, ठीक है, वाटर का, और जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट है। तो क्या हो रहा है कि जब हम बर्फ को पानी पे रखते हैं तो वो उस पर तैरती है। बट इफ वी प्लेस अ पीस ऑफ सॉलिड वैक्स इन अ कंटेनर ऑफ लिक्विड वैक्स इट डज नॉट फ्लोट। तो क्या हो रहा है कि जो मोम होता है, जो सख्त मोम है, उसको हम अगर लिक्विड मोम में रखें तो वो तैरती नहीं है, वो डूब जाती है। दिस ऑब्जर्वेशन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इस ऑब्जर्वेशन को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, फ्लोटिंग ऑफ आइस ऑन वाटर इज एन एनोमली। ये बात सही है। क्या होता है, किसी भी वस्तु का जो सॉलिड स्टेट होता है वो उसके लिक्विड स्टेट में सिंक कर जाना चाहिए, क्योंकि सॉलिड जो चीज़ होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी पानी से, ठीक है, या जो लिक्विड फॉर्म है उससे अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो नीचे डूब जाएगी। बट आइस की जो डेंसिटी है वो पानी से कम है, इसीलिए वो पानी पे तैरती है। तो ये एक एनोमली है। यूजुअली क्या होता है, जो सॉलिड चीज़ें होती हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और वो डूब जाती है। नेक्स्ट कह रहा है सिंकिंग ऑफ सॉलिड वैक्स इज एन एनोमली। तो ये ऐसा नहीं है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जो सॉलिड चीज़ें होती है वो डूब जाती है। बट यहाँ पर पानी के केस में उसका जो सॉलिड स्टेट है आइस, वो फ्लोट करता है, इसलिए वो हटके है, वो एक एनोमली है। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। ये बात भी सही है कि पानी की डेंसिटी कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना इसकी डेंसिटी। तो जो आइस की डेंसिटी है वो इससे कम है। तो जब भी किसी चीज़ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होगी तो वो उस पर तैरेगी, जिस वजह से जो आइस है वो उस पर फ्लोट करती है। तो ये बात भी सही है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड वैक्स इज लेस देन लिक्विड वैक्स। तो ये बात गलत है। अगर लिक्विड वैक्स से सॉलिड वैक्स की डेंसिटी कम होती तो फिर तो उसको तैरनी चाहिए थी, वो तो डूब रही है। तो ऑब्वियसली जो सॉलिड वैक्स है उसकी डेंसिटी लेस नहीं, वो मोर होगी। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर कौन से दो स्टेटमेंट्स इस ऑब्जर्वेशन को अच्छी तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो है ए एंड सी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में बताया गया है, बोथ ए एंड सी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। ये रहा क्वेश्चन आपके लिए हिंदी में, और देखिए आपका भी ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो ABCD में से कौन से स्टेटमेंट सही है उसका चुनाव हमें करना है। अ फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ और विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विथ इट। तो ये बात सही है, क्योंकि हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी देखे हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी देखे हैं। तो फोर्स के एक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट के साथ उसका कॉन्टैक्ट होना ही ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। विदाउट कॉन्टैक्ट भी वो किसी भी वस्तु पर फोर्स एक्ट कर सकता है, वो अप्लाई कर सकता है, जैसे कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। Earth's molten metallic core is the origin of the magnetic field। तो हम जानते हैं ना, अर्थ के मेनली 3 लेयर्स होते हैं, आउटर मोस्ट क्रस्ट, मिडिल में मैंटल और इनर कोर। सो जो कोर वाला हिस्सा है वहाँ पे मोल्टन स्टेट में आयरन और निकल पाए जाते हैं और सॉलिड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि इसी के चलते क्या होता है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ओरिजिनेट होती है। तो ये दोनों तो सही स्टेटमेंट है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस, ये गलत है, ये एक वीक फोर्स है। और न्यूक्लियर फोर्सेस आर द वीकेस्ट ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, ये बात भी गलत है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स भी होता है, तो वीकेस्ट तो नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए एंड बी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है, हिंदी में जो क्वेश्चन दिया गया है एक बार आप पढ़ लीजिए और देखिए आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर 4 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फेजेस ऑफ मून। तो मून के जो फेजेस होते हैं, ठीक है, मून हमेशा हमको पूरा गोल नहीं दिखता, ठीक है, कभी कभार हमको दिखता ही नहीं है, कभी कभार उसका थोड़ा सा हिस्सा दिखता है, धीरे धीरे जो उसके विजिबल जो पार्ट है वो बढ़ता है, फिर
अमावस के बाद वो बढ़ता है, फिर पूर्णिमा के बाद वो घटने लगता है ना। तो न्यू मून के बाद मून का थोड़ा थोड़ा हिस्सा बढ़ता रहता है, ठीक है। फिर पूर्णिमा यानी कि फुल मून डे के बाद उसका जो दिखने वाला हिस्सा है, विजिबल पार्ट है, वो धीरे धीरे घटने लग जाता है ना। तो ये जो फेजेस ऑफ मून है, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट, या बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी सही हो सकते हैं, तो उसको हमको चुन के यहाँ पे ऑप्शन जो सही दिया गया उसको चुनना है। We see only that part of the moon from which the light of sun is reflected towards us. ये बात सही है कि सूरज की रोशनी जब मून के सरफेस पे पड़ती है और वहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है अर्थ की तरफ, तो उसके वजह से ही हम मून का वो हिस्सा देख पाते हैं। तो ये बात तो सही है। Moon revolves around the earth and the earth blocks the sunlight falling on it, which results in phases. तो एक बात तो यहाँ पर ये वाला भी जो पॉइंट है वो सही है, क्योंकि हम जानते हैं मून क्या है, वो एक सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट कैसे अलग है एक प्लैनेट से? सैटेलाइट प्लैनेट्स के आजू बाजू रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मून क्या है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। और अर्थ क्या है, जो प्लैनेट्स है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो सन है वो बीच में है, अर्थ क्या कर रहा है, सन के चक्कर लगा रहा है, और अर्थ का चक्कर कौन लगा रहा है, वो लगा रहा है मून। अब क्या होता है कि जो सन है, यहाँ पे सन है, ठीक है, यहाँ पे ऑर्बिट में अर्थ घूम रहा है, तो ये है अर्थ, और अर्थ के आजू बाजू कौन घूम रहा है, वो है मून। अब क्या होता है कि सूरज से जो रोशनी मून पे पड़ती है, हमेशा पूरी रोशनी मून के सरफेस को पड़ेगी वैसा नहीं होता है। अर्थ का जो सरफेस है वो हिंडर करता है, मतलब उसमें बाधा देता है, वो ब्लॉक करता है। इस वजह से क्या होता है, कभी चांद हमको पूरा गोल दिखता है, कभी हमको ऐसा क्रिसेंट फॉर्म में दिखता है, ठीक है, कभी हमको ऐसे क्वार्टर फॉर्म में दिखता है, कभी हमको ऐसा गिब्स फॉर्म में दिखता है जहाँ पर वो आधे से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बी वाला स्टेटमेंट भी सही है। सी कह रहा है फेजेस ऑफ मून आर कॉज ड्यू टू वेराइंग वेलोसिटी ऑफ मून अराउंड द अर्थ। तो ये बात गलत है, क्योंकि मून की अलग अलग वेलोसिटी के कारण फेजेस ऑफ मून होता है, ऐसा कुछ नहीं है। द साइज ऑफ द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ मून विजिबल फ्रॉम अर्थ इंक्रीजेज आफ्टर न्यू मून डे। मतलब अमावस के बाद से क्या होता है, जो मून का विजिबल पार्ट है उसका साइज बढ़ता रहता है। तो जो डी ऑप्शन है वो बात भी सही है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए, बी और डी सही है, बट ए, बी और डी तीनों किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ओनली बी नहीं होगा, ओनली सी नहीं होगा, ए और सी नहीं होगा, ए और डी, उस हिसाब से ए भी सही है, डी भी सही है, ठीक है। बी इन्होंने नहीं दिया है, तो उस हिसाब से जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन हिंदी में, और आप देख लीजिएगा कि आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन नंबर 1 में कहा गया है फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल। ये बात गलत है, फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 1 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो हम क्या जानते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, है ना। तो 1 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू 1 ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। तो ये बात सही है, ठीक है। एम्पलीट्यूड इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, ये बात गलत है, उसकी यूनिट अलग है। 1 डेसिबल इज 100 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। सो 100 वाइब्रेशंस पर सेकेंड ये तो फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ठीक है, तो ये बात भी गलत है। तो उस हिसाब से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर 2। ओके, हिंदी में ये रहा आपका प्रश्न, और देखिए आप किस ऑप्शन पे ताला लगाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइजेस फिजिकल चेंजेस। सो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सारे ही जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो फिजिकल चेंजेस के दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में केमिकल चेंज दे दिया है, उसको पहले से काट देना है, क्योंकि हमको सेट ढूंढना है जिसमें सिर्फ फिजिकल चेंजेस है।
तो बर्निंग ऑफ पेपर केमिकल चेंज है, डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल चेंज है, बर्निंग ऑफ पेपर, कुकिंग ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, तीनों ही केमिकल चेंज है। तो उस हिसाब से बच जाता है ऑप्शन नंबर 3, जहाँ पर अंडे का टूटना, फिर सॉल्ट वाटर को बॉयल करना, इंक को पानी में घोलना, ये सभी फिजिकल चेंजेस हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नई वस्तु नहीं बन रही है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा हिंदी में भी वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की और यहाँ पर हमसे कहा गया है इन एन एक्सपेरिमेंट सैंपल्स ऑफ 2 कलरलेस सॉल्यूशंस X एंड Y वर टेकन। तो एक एक्सपेरिमेंट में हमने 2 सैंपल लिए हैं X और Y जो कि कलरलेस सॉल्यूशन है। ऑन एडिंग टर्मरिक सॉल्यूशन, हाँ हल्दी का सॉल्यूशन जब हमने X में ऐड किया, X एक्वायर्ड येलो कलर, तो X का कलर क्या हो गया, येलो हो गया। तो हल्दी का जो सॉल्यूशन होगा वो येलो ही है, X में ऐड करने पे भी वो येलो ही रहा। Y बिकेम ब्रिक रेड, Y में जो कलर है वो ब्रिक रेड हो गया। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, हल्दी का कलर ब्रिक रेड कब होता है, जब कोई बेसिक चीज के कांटेक्ट में वो आता है। तो Y तो श्योरली हम कह सकते हैं कि वो एक बेस है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द नेचर ऑफ X एंड Y? X आप लोग क्या करेंगे, आप लोग झट से बोल देंगे कि X एक एसिड है, बट हम इसको पक्के पक्के तौर पे एसिड नहीं कह सकते, क्योंकि X वाटर भी हो सकता है। ठीक है, न्यूट्रल है, पानी में हल्दी को घोलिए तो हल्दी का रंग येलो ही रहता है। तो ये एसिड भी हो सकता है, ये वाटर भी हो सकता है। तो जो Y है उसको हम श्योरली कह सकते हैं कि वो बेस है, बट जो X है ना उसको हम एकदम पक्के पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि वो एसिड है। अगर इसी X वाले सोल्यूशन में जिसमें अभी हल्दी का पानी ऐड किया गया है और उसमें जो सैंपल था, तो अगर हम ये बेसिक वाले सोल्यूशन को ऐड कर देते और तब उसका कलर अगेन येलो हो जाता, तो हम कह सकते थे कि अच्छा ये एसिडिक सोल्यूशन है X में। तो यहाँ पर X एंड Y आर सॉल्ट्स नहीं होगा, Y इज बेस, X इज एसिड, हम ऐसा नहीं कह सकते। सिर्फ जितना बताया गया है उस ऑब्जर्वेशन के तौर पे बताना मुश्किल है। X इज बेस, Y इज एसिड, ये तो है ही नहीं। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि Y इज अ बेस तो हम कह पा रहे हैं, X कैनॉट बी नोन विद अबव इंफॉर्मेशन। जितनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है उससे हम ये नहीं कह सकते पक्के तौर पे कि जो X है वो एसिड है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आ गए हैं हम अपने इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया गया है। असर्शन में कहा गया है सॉल्ट्स, एडिबल ऑयल्स, विनेगर, शुगर एक्सेट्रा आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। तो आपने फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स में तो देखा ही होगा, सॉल्टिंग प्रोसेस है, शुगरिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो जो नमक है, चीनी है, विनेगर है और जो एडिबल ऑयल्स है, इसका इस्तेमाल हम एज कॉमन प्रिजर्वेटिव तो करते हैं। असर्शन तो सही है। ठीक है, These enhance the flavor of food, और इनको ऐड करने से खाने में उनका जो स्वाद है वो और भी अच्छा हो जाता है, बढ़ जाता है। ये बात भी सही है, बट ये जो कॉमन प्रिजर्वेटिव के तौर पर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस चीज़ को जो रीज़न है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, ये तो होगा, बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ये वाला जो ऑप्शन है ये इसका आंसर होगा, क्योंकि जो रीजन बताई गई है कि वो फूड का फ्लेवर एनहांस करते हैं, उसका प्रिजर्वेटिव का जो रोल ये प्ले करते हैं उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो वो वाला ऑप्शन आपको चुनना होगा। तो इस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ मेरा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आज के सेशन से आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा और ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। अगर आपको मेरा आज का सेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल सनीतास एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखें। मिलते हैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।